We are going with the topic of respiratory insufficiency. हम लोगों ने लेक्चर लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस किया था the different methods of determining the types of diseases and different types of diseases. But now today we are going to discuss different other ailments related to the respiration. Very important topic is that of hypoxia. हाइपोक्सिया मीन्स डिक्रीज अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यू, यानी टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, दैट इज हाइपोक्सिया वट एवर इज द रीजन, कि किसी भी रीजन से नहीं आ रही है ऑक्सीजन और डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन है टिश्यू में, दैट इज कॉल्ड हाइपोक्सिया. और वो डिपेंडिंग अपॉन द रीजनिंग हम उसको डिफरेंट टाइप्स में हम क्लासीफाई कर रहे हैं. ठीक है, सबसे पहले था आर्टीरियल और हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, यानी कि आर्टीरियल ब्लड जो है ना उसमें ऑक्सीजन डेफिशिएंसी है एंड दैट इज ड्यू टू द factors which there is supply of oxygen is deficient to the tissues. ठीक है, तो दैट इज इसमें सबसे पहला आता है हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. दूसरा होता है अनीमिक हाइपोक्सिया. अनीमिक हाइपोक्सिया ड्यू टू डिक्रीज्ड नंबर ऑफ आरबीसीज और डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी, जो इसकी वजह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती टिश्यू में, उसको हम कह देते हैं अनीमिक हाइपोक्सिया. देन कम्स द इस्कीमिक और स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, यानी इस्कीमिया हो रहा है या ब्लड फ्लो जो है ना वो ब्लड का फ्लो है दैट इज़ वेरी स्लो, या किसी जगह बिल्कुल स्टेगनेंट हो गया ड्यू टू एनी रीजन, दैट लीड्स टू इस्कीमिया या स्टेगनेंट हाइपोक्सिया. दूसरा होता है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया, एनी हिस्टोलॉजिकल चेंजेस अकरिंग इन द बॉडी ड्यू टू एनी रीजन आइदर पॉइजनिंग और एनी टॉक्सिक एजेंट्स, so that leads to histotoxic hypoxia. So there are four different types of hypoxia depending upon the etiology and depending upon the reasoning or causes. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं आर्टीरियल हाइपोक्सिया. ठीक है, या हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. अब जो आर्टीरियल पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो होता है ना इस कंडीशन में दैट इज डिक्रीज्ड एंड सो देयर इज डिक्रीज्ड ऑक्सीजन बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन. ज़ाहिर है जब वैसे उसको ऑक्सीजन सप्लाई टू द ब्लड टू द आर्टीरियल ब्लड कम है तो ऑक्सीजन बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन वो भी कम हो जाती है एंड ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यू वो भी कम हो जाती है. ठीक है, अब इसकी डिफरेंट कॉजेज हैं. नंबर वन है कि हाई एल्टीट्यूड, जब आप जाते हैं जैसे आप माउंटेन्स पे जाते हैं या नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं देखिए वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम होता है इन जनरली इन द एटमोसफियर. द मोर यू गो अबव द सी लेवल द लेस इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. ठीक है, सो हाई एल्टीट्यूड की वजह से एटमोस्फेरिक ऑक्सीजन जो है ना वो कम होती है. डिप्रेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर सच एज मॉर्फिन पॉइजनिंग, अगर किसी को सर्टेन सेडेटिव या मॉर्फिन वगैरह जो होते हैं उनकी अगर एक्सेसिव डोज दे दी जाए तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना वो डिप्रेस हो जाता है, स्टॉप्स फंक्शनिंग और इसकी डीरेंज्ड फंक्शनिंग हो जाती है. तो दैट्स व्हाई द रेस्पिरेशन जो है ना दैट इज डिक्रीज, हाइपोवेंटिलेट कर जाता है पेशेंट. ड्यू टू दिस रीजन वो ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाती है. और क्या हो सकता है कि वीकनेस और पैरालिसिस ऑफ द रेस्पिरेटरी मसल, यानी रेस्पिरेटरी मसल कितने एफिशिएंटली जो है ना वो कंट्रैक्ट नहीं कर रहे या एक्ट नहीं कर रहे, तो जिसकी वजह से जो रेस्पिरेशन है वो प्रॉपर्ली हो नहीं रही है. इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन इज नॉट गोइंग ऑन स्मूथली. फिर डिफरेंट कंडीशंस एज वी हैड डिस्कस्ड इन द प्रीवियस लेक्चर के एटलेक्टिसिस है, ब्रोंकियल एस्थमा है, न्यूमोथोरिक्स है, प्लूरल इफ्यूजन है, पल्मोनरी फाइब्रोसिस है. ऑल दीज डिजीजेस लीड टू इम्पेयरमेंट इन द लंग फंक्शंस लीड टू हाइपोक्सिया ऑफ द टिश्यू और हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया. फिर कोई कंजेनिटल हार्ट डिजीज हो कि हार्ट इतना पंप नहीं कर रहा जिसकी वजह से वो ऑक्सीजन लेके नहीं जाता, ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो रही प्रॉपर. ठीक है, all these conditions they lead to arterial or hypoxic hypoxia. As the arterial partial pressure of oxygen is low, respiratory center is stimulated, but in most cases क्योंकि respiratory disease होती है कोई, तो कोई hyperventilation नहीं होती है instead of respiratory center being stimulated. ठीक है, जब भी partial pressure of oxygen कम होता है तो respiratory center हमारा stimulate होता है, बट अगर डिजीज होगा तो फिर उसकी स्टिमुलेशन भी उसको कंपनसेट नहीं कर पाती. However, impulses also go to the vasomotor center from peripheral chemoreceptor. जब आपने ये पढ़ा होगा रेस्पिरेटरी सेंटर्स तो उसमें देखा है कि उसके नेबरिंग एरिया इन द मेडुला जो वेजोमोटर एरिया भी पड़ा होता है. ठीक है, जिसने सारा का सारा ये सर्कुलेशन को कंट्रोल करना है. तो लो ऑक्सीजन प्रेशर की वजह से वो जो वेजोमोटर सेंटर है वो भी उसकी फंक्शनिंग भी इम्पेयर हो जाती है और हार्ट रेट इंक्रीज कर जाता है और सेम इस केस की कार्डिक आउटपुट भी इंक्रीज कर जाती है, यानी सिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन वहाँ से ज़्यादा हो जाती है.
दूसरे, अगर ऑक्सीजन लेवल कम है तो सबसे पहला जो स्टिमुलेटिंग इफेक्ट है ऑन द एरिथ्रोपोइसिस इज हाइपोक्सिया, कि जब भी हाइपोक्सिया होता है तो एरिथ्रोपोइसिस ज़्यादा हो जाती है। क्यों ज़्यादा हो जाती है? कि किडनी से एरिथ्रोपोइटिन रिलीज होना शुरू हो जाता है, जो कि जाके आके बोन मैरो में एरिथ्रोपोइसिस को स्टिमुलेट करता है। ठीक है, और इससे समटाइम्स इतना ज़्यादा हो जाता है कि सेकेंडरी पॉलीसाइथीमिया हो जाता है, as there is low partial pressure of oxygen in blood flowing through the lungs, which causes vasoconstriction of blood vessels in the lungs, resulting in pulmonary hypertension and thus right heart failure। ठीक है, होता क्या है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन अगर लो हो गया है तो जो ब्लड फ्लो है विद इन द लंग्स, वो क्या करता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन की कम होने से जो रिजल्ट होता है ब्लड वेसल्स पे, वो ये होता है कि वेसोकंस्ट्रिक्शन हो जाती है उस पर, और वेसोकंस्ट्रिक्शन होने से रिजल्ट ये होता है कि पल्मोनरी हाइपरटेंशन हो जाती है, कि ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं होता, रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो आ जाती है। ठीक है, और उससे क्योंकि बैक प्रेशर होता है उसकी वजह से, पल्मोनरी हाइपरटेंशन की वजह से, तो राइट हार्ट फेलियर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सो दिस इज द आउटकम ऑफ द हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया। अब दूसरी जो रीज़न है हाइपोक्सिया की, दैट इज एनीमिक हाइपोक्सिया। इट इज़ बिकॉज ऑफ द डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, यानी जो आर्टीरियल प्रेशर है वो तो ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद इन द एटमोसफेयर वो भी ठीक है, लंग्स तक काम ठीक हो रहा है, सारा सारा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज एट द नॉर्मल लेवल। लेकिन होता क्या है कि अगर ऑक्सीजन ले जाने की टेंडेंसी कम हो गई है ब्लड में ड्यू टू एनीमिया और ड्यू टू एनी अदर रीज़न, तो होता क्या है कि आइदर देयर इज लो हीमोग्लोबिन लेवल या लो डिक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, so oxygen carrying capacity of the blood is decreased। ठीक है, तो वो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन जो है ना वो ले जा नहीं सकता, दैट्स वाई टिश्यू इज बिकम्स हाइपोक्सिक। दूसरे सर्टेन कंडीशन होती है जिसमें एबनॉर्मल टाइप ऑफ हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया में एच बी हीमोग्लोबिन एस प्रेजेंट होती है। ठीक है, जो कि हाइपोक्सिक कंडीशन में उसकी जो सेल्स होते हैं वो देर इज उसकी क्रिस्टलाइजेशन हो जाती है, प्रेसिपिटेशन हो जाती है विद इन द आरबीसीज, और वो सिकल लाइक सेल हो जाते हैं जो कि नुकीले होते हैं, और वो जाके जो आरबीसीज को डैमेज करते हैं। आरबीसीज डैमेज होते हैं तो ऑब्वियसली फिर ऑक्सीजन बाइंडिंग नहीं होती है उसके साथ, और ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी मजीद कम हो जाती है। ओवरडोजेज ऑफ नाइट्रेट्स पर क्लोरेट्स विच प्रोड्यूस मेट हीमोग्लोबिन, यानी अगर किसी भी जो है मेडिसिन, सर्टेन टाइप ऑफ मेडिसिन है, अगर उनकी ओवरडोज हो जाए या जिसमें नाइट्रेट्स आ जाते हैं पर क्लोरेट्स आ जाते हैं, ठीक है, पर क्लोरेट को मेट हीमोग्लोबिन बनाते हैं विच इज़ एन एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन। ठीक है, उसकी वो जिसकी की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम होती है। सो एनी रीजन लीडिंग टू द इम्पेयर्ड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड, तो दैट लीड्स टू अनीमिक हाइपोक्सिया। अब बाइंडिंग साइट जो ऑक्सीजन की होती है हीमोग्लोबिन पे, वो इन कंडीशंस में सर्टेन कंडीशन होती है, इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। ठीक है, इसमें क्या होता है कि हीमोग्लोबिन के ऊपर जो ऑक्सीजन बाइंडिंग साइट्स है ना, दैट इज़ नॉट अवेलेबल, दैट इज बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो hemoglobin has 250 times more affinity to bind carbon monoxide as compared to oxygen, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ बाइंडिंग कैपेसिटी 250 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू द बाइंडिंग कैपेसिटी ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन। ठीक है, अब कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग गॉड फॉरबिड हो जाए, दैट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्सी हीमोग्लोबिन which shifts the oxygen hemoglobin dissociation curve to the left। लेफ्ट का मतलब ये है कि उसमें कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा है, लो ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और दोज कंडीशंस। ठीक है, in this poisoning as arterial partial pressure of oxygen is normal, respiratory center cannot be stimulated। होता क्या है कि और कार्बन मोनोऑक्साइड इज ऑल्सो टॉक्सिक टू द साइटोक्रोम्स, जो कि अंदर सब्सटेंसेस पड़े हुए हैं। होता क्या है कि पॉइजनिंग जब होती है तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विद इन द आर्टेरियल ब्लड तो नॉर्मल होता है, लेकिन होता क्या है कि चूंकि कार्बन मोनोऑक्साइड इज डिजॉल्व विद इन द ब्लड एंड रीचेस टू द टिश्यू, तो ये जो हीमोग्लोबिन है उसके साथ वो सारे वो साइट जो हैं उन्हें ऑक्यूपाई कर लेती है जो कि ऑक्सीजन ने ऑक्यूपाई करने थे। सो जो है बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन टू द आरबीसीज इज रिड्यूस्ड और रिजल्टिंग इन द हाइपोक्सिया। अब इसके सिम्टम्स क्या होते हैं अगर किसी को हो जाए कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग? दैट इंक्लूड्स अ चेरी रेड कलर ऑफ स्किन एंड म्यूकस मेम्ब्रेन। ठीक है, रेड कलर
इंटेंस रेड कलर का फेस हो जाता है और म्यूकस मेम्ब्रेन मुंह के अंदर जो है ना बिल्कुल रेड हो जाता है। हेडेक होती है, नोजिया, वॉमिटिंग होता है पेशेंट को। ट्रीटमेंट इसका क्या कहते हैं, रिमूवल ऑफ द पेशेंट फ्रॉम द सोर्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड एंड देन वी गिव ऑक्सीजन, इवन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन। ठीक है, हम एक तो उसको सोर्स से जहाँ से उसको कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग हो रही है वहाँ से पेशेंट को शिफ्ट कर देते हैं, और दूसरे हम उसको ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं और मोस्टली हाइपरबैरिक ऑक्सीजन देते हैं। हाइपरबैरिक ऑक्सीजन जो होती है ना वो मोस्टली अंडर प्रेशर होती है, और दैट इज हाई प्रेशर ऑक्सीजन होती है, और समटाइम्स प्योर ऑक्सीजन भी देते हैं हम मरीज को। ठीक है, सो दिस इज अ कंडीशन विच लीड्स टू एनीमिक हाइपोक्सिया। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट, इस पे शॉर्ट नोट आ जाता है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग पे। सो ये चीज़ें टाइप्स ऑफ हाइपोक्सिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है सब, आपने टाइप जो है याद रखनी है। द थर्ड टाइप इज द स्टेगनेंट और इस्कीमिक हाइपोक्सिया। इट इज़ ड्यू टू द स्लगिश और इनएडिक्वेट ब्लड फ्लो टू द टिश्यू। अब या तो ब्लड फ्लो जो है ना बहुत स्लो है, या इतना ब्लड है ही नहीं कि वो सारी रिक्वायरमेंट पूरी कर सके। आर्टीरियल प्रेशर, पार्शियल प्रेशर, ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हीमोग्लोबिन इज नॉर्मल। अब इस केस में आर्टेरियल प्रेशर भी नॉर्मल है और हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी नॉर्मल है, लेकिन क्या है, ब्लड फ्लो स्लो है या इतनी सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ ब्लड है ही नहीं ड्यू टू एनी रीजन कि सर्कुलेटरी शॉक है या कुछ है, तो उतना ब्लड फ्लो है ही नहीं जो कि उतनी ऑक्सीजन को कैरी कर सके। अब इसमें कॉजेज क्या आ जाती है, डिक्रीज कार्डिक आउटपुट ड्यू टू कार्डिक फेलियर। ज़ाहिर कार्डिक आउटपुट कम होता है तो लेस अमाउंट ऑफ ब्लड इज बीइंग पम्प फ्रॉम द हार्ट, तो वो जो है कार्डिक आउटपुट के कम होने से इट अकर्स इन कार्डिक फेलियर, सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इज डिक्रीज। ठीक है, शॉक में हो सकता है, हाइपोवोलेमिया ड्यू टू एनी रीजन। ठीक है, फिर आ जाता है ब्लड रिमेन्स इन द टिश्यू फॉर लॉन्गर टाइम एंड दे एक्सट्रैक्ट मोर ऑक्सीजन फ्रॉम द ब्लड, बट दिस इज नॉट सफिशिएंट फॉर देयर रिक्वायरमेंट। ठीक है, अब ज़ाहिर है स्लो स्लो जा रहा है ब्लड या एक ही जगह रुका हुआ है, तो टिश्यू जो है ना वो जितनी ऑक्सीजन है वो तो सारी एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन चूंकि मजीद ऑक्सीजन नहीं आ रही, मजीद नया ब्लड नहीं आ रहा है, तो जो है उसकी रिक्वायरमेंट, टिश्यू की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती, एंड देयर इज एन इंक्रीज आर्टीरियल वीनस कंसंट्रेशन ऑफ द ब्लड। क्योंकि स्टैग्नेंट होता है तो आर्टीरियल वीनस ब्लड की जो है ना वो कंसंट्रेशन जो है वो ज़्यादा हो जाती है एट अ स्पेसिफिक साइट ऑफ टिश्यू। ठीक है, सो the decreased supply of oxygen as the due to the decreased flow of blood जो है वो that leads to stagnant और ischemic hypoxia. Now, next is the fourth type of hypoxia is the histotoxic hypoxia. Histotoxic hypoxia is due to the inability of the tissue to utilize oxygen, यानी ऑक्सीजन, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन भी ठीक है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी भी ठीक है और फ्लो भी ठीक है, लेकिन जो टिश्यू है दैट कैन नॉट यूटिलाइज द ऑक्सीजन। देयर इज इनहिबिशन ऑफ द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। ठीक है, दो रीजन हो सकती है, या तो इनएबिलिटी ऑफ द tissue to utilize oxygen या inhibition of the oxidative process. There is normal arterial partial pressure of oxygen, oxygen carrying capacity भी ठीक है, blood flow भी ठीक है। ठीक है, अब इसमें रीजन क्या आ जाती है, मोस्ट कॉमन जो है हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया पॉइजनिंग के केसेस में आता है, और इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है साइनाइड पॉइजनिंग। वो क्या करते हैं, इनहिबिट्स द साइटोक्रोम्स व्हिच लीड टू इनहिबिशन ऑफ द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस। साइटोक्रोम जो है ना वो सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इन द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन। ठीक है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन की जो कि एटीपी बना रही होती है। ठीक है, जब उसकी इनहिबिशन होती है तो डिक्रीज्ड एक तो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की वजह से हो जाती है, और इसमें रिजल्ट क्या होता है कि डिक्रीज एटीपी फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट में इसमें क्या करते हैं, मेथिलीन ब्लू और नाइट्रेट्स आर गिवन व्हिच कन्वर्ट द हीमोग्लोबिन इनटू मेथ हीमोग्लोबिन व्हिच बाइंड्स विद द साइनाइड टू फॉर्म साइनामेट हीमोग्लोबिन व्हिच इज नॉन टॉक्सिक। ठीक है, हम क्या करते हैं, एक दे देते हैं उसको मेथिलीन ब्लू दे देते हैं, आपने लैब्स में देखा भी होगा, और या नाइट्रेट्स दे देते हैं मेडिसिन की फॉर्म में, जो कि हीमोग्लोबिन को कन्वर्ट कर देते हैं मेथ हीमोग्लोबिन। इस मेथ हीमोग्लोबिन ने जाके जो है साइनाइड को ज्वाइन करना है, उसके साथ बाइंड कर जाती है और वो एक कॉम्प्लेक्स बना देती है साइनामेट हीमोग्लोबिन, और वो साइनामेट हीमोग्लोबिन जो होती है ना वो नॉन टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, यानी उसकी टॉक्सिसिटी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाती है। ओवर फिर ये कि हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया और भी डिफरेंट कंडीशंस में होता है, जैसे कि ओवर डोजेज ऑफ नार्कोटिक्स। ठीक है, अगर ड्रग्स वगैरह ज़्यादा ले जाएं तो भी हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हो जाता है। दिस इनहिबिट्स द एंजाइम डीहाइड्रोजिनेज। ठीक है, डीहाइड्रोजिनेज ने क्या
करना है, उसने ऑक्सीडेशन में हेल्प करना है, तो इनहिबिट द ऑक्सीडेटिव प्रोसेस, ठीक है। इसने चूंकि ऑक्सीडेटिव प्रोसेस को एनहांस करना है, जब इसकी इनहिबिशन होती है तो ऑक्सीडेटिव प्रोसेसेस भी इनहिबिट हो जाते हैं। एक और कंडीशन होती है बेरी जिसमें कि थायमिन डेफिशिएंसी होती है, और थायमिन जो है ना विच एक्ट्स एज अ कोएंजाइम इन मेनी ऑफ द ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन प्रोसेसेस में, क्योंकि एज एंजाइम एक्ट करती है तो इसकी डेफिशिएंसी होती है, तो उसकी वजह से भी टिश्यू लेवल पे ऑक्सीडेटिव फॉस्फोरिलेशन नहीं होती है, डिफरेंट अदर जो है एंजाइमेटिक एक्शंस नहीं होते हैं, तो उसकी वजह से सप्लाई टू ऑफ ऑक्सीजन टू द टिश्यूज इज डिक्रीज। सो हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में सब चीज़ें ठीक हैं, सिर्फ टिश्यू जो है ना वो प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर रहा। उसमें साइनाइड पॉइजनिंग भी हो सकती है, ओवरडोज हो सकती है नारकोटिक्स की या दूसरी ड्रग्स की, या बेरी में जिसमें थायमिन डेफिशिएंसी होती है, ठीक है। दीज आर डिफरेंट कॉजेज ऑफ हाइपोक्सिया जो कि आपने याद रखनी है, 4 टाइप, आर्टीरियल और हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया, फिर आ जाता है एनीमिक हाइपोक्सिया, फिर है स्टेगनेंट और इस्केमिक हाइपोक्सिया, और हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया। ये आपको शॉर्ट नोट भी आता है, फुल क्वेश्चन भी आता है, इससे रेलेवेंट सिनेरियोज भी आ जाते हैं और एमसीक्यूज भी आते हैं, ठीक है। An other abnormal condition of the respiratory system is asphyxia. Asphyxia, ठीक है। Asphyxia means there is simultaneous hypoxia and hypercapnia. Asphyxia means कि very difficult breathing और almost no breathing, ठीक है। अब इसमें जो है दोनों चीज़ें हो रही होती हैं, एक तो ये एस्फिक्सिया को हम आम ज़बान में क्या कहते हैं, जैसे दम घुट जाना किसी का, जैसे स्ट्रेंगुलेशन में हो सकता है कुछ, दैट इज कॉल्ड एस्फिक्सिया। साइमल इसमें होता है कि साइमल्टेनियस हाइपोक्सिया होता है और हाइपरकैप्निया होता है। हाइपोक्सिया इज द डेफिशिएंसी इन द ऑक्सीजन कंसंट्रेशन, हाइपरकैप्निया मींस इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन, ठीक है। सो ये दोनों जब साथ साथ चलते हैं दैट लीड्स टू द वेरी इम्पेयर्ड ऑक्सीजन सप्लाई टू द टिश्यूज, और समझे एक तरह से टिश्यू का दम घुट जाता है और वो इज डिप्राइव्ड ऑफ द सर्वाइवल, ठीक है। तो इन दोनों के कम्बिनेशन से एस्फिक्सिया हो जाता है। इट इज सीन व्हेन देयर इज एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन सच एज इन स्ट्रैंगुलेशन, और व्हेन पर्सन इज फोर्स्ड टू ब्रीथ हिज ओन एक्सपायर्ड एयर, ठीक है। क्या होता है, दो कंडीशन होती हैं, एक तो ये कि इसको एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए किसी भी वजह से, ठीक है, कोई चीज़ फंस गई है एयरवे में या कुछ एनी रीज़न जो कि एकदम से आके फंस गई है और सांस नहीं आ रहा, ठीक है, दैट इज द एक्यूट एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन। या स्ट्रेंगुलेट कर दे, खुदा ना खास्ता कोई किसी का गला दबा दे ड्यू टू हाथ से या किसी और चीज़ से, ठीक है, स्ट्रेंगुलेशन, उसमें भी एस्फिक्सिया हो जाता है। या जैसे किसी बंदे को फोर्स किया जाए कि वो अपनी ही जो एक्सपायर्ड एयर है उसमें ही बार बार सांस ले, so there is no oxygen available there for breathing or for gaseous exchange, so this leads to a condition called asphyxia, ठीक है। एस्फिक्सिया से होता क्या, देयर इज स्ट्रॉन्ग स्टिमुलेशन ऑफ द रेस्पिरेटरी सेंटर, हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर इज इंक्रीज, ज़ाहिर साथ में वेजोमोटर भी तो वो हो रहा होता है डिप्रेस, इंक्रीज क्रिएशन ऑफ कैटेकोलामीन्स फ्रॉम एड्रेनल मेडुला, एड्रेनल मेडुला से हार्मोन्स रिलीज होते हैं कैटेकोलामीन्स जो कि इंक्रीज करवाते हैं हार्ट रेट को, ब्लड प्रेशर को। If hypoxia continues, respiration becomes slow and there is unconsciousness, convulsions and death occurs। होता है शुरू में तो रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना वो स्टिमुलेट होता है और वो ऑक्सीजन सप्लाई करता है, लेकिन एक स्टेज आती है जबकि ऑक्सीजन सप्लाई टू द रेस्पिरेशन जो है ना एंड टू द ब्रेन इटसेल्फ इज डिक्रीज्ड, और जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना वो बाद में डिप्रेस हो जाता है, विच लीड्स टू अनकॉन्शियसनेस, कन्वल्जन्स और डेथ। कन्वल्जन्स होती हैं जो कि फिट्स वगैरह पड़ती हैं, ठीक है। अब आ जाती है एक और कंडीशन जिसको हम कहते हैं साइनोसिस। साइनोसिस जो है ना, आपने वर्ड सुना होगा कि वो साइनोस हो गया, साइनोस होते हैं दैट इज द ब्लूनेस ऑफ द स्किन, नीला हो जाए इंसान, ठीक है। अब इसमें कॉजेज जो होती हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, अमाउंट ऑफ डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन इन द स्किन, ब्लड वेसल्स स्पेशली इन द कैपिलरीज, ठीक है। रीज़न क्या होती है कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद इन द सर्कुलेशन इंक्रीज कर जाता है, यानी एक स्पेसिफिक अमाउंट से ज़्यादा हो जाता है। जब मोर देन 5 ग्राम्स पर 100 ml से ज़्यादा हो जाता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड विद इन द सर्कुलेशन, तो हाइपोक्सिया हो जाता है, तो साइनोसिस हो जाता है। और साइनोसिस जो है ना वो इट इज़ मोर एविडेंट इन द कैपिलरीज, ठीक है। आप देखिए कि अगर सर्दियों में भी जो ग्लू हो जाते हैं हमारे नेल्स या लिप्स वगैरह, तो वो क्यों हो जाते हैं कि वो वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाती है वहाँ पर, और एंड कैपिलरीज जो होती है ना उनमें
चूँकि वेसोकंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ज़्यादा हो जाता है, वहाँ ऑक्सीजनेशन प्रॉपर नहीं हो रही होती, तो वो ब्लूनेस अंडरनीथ द स्किन हमें ब्लू कलर नज़र आना शुरू हो जाता है। डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन हैज़ एन इंटेंस डार्क ब्लू पर्पल कलर विच इज़ ट्रांसमिटेड थ्रू द स्किन, ठीक है। यानी जो ब्लू कलर आता है, जो डीऑक्सीजनेटेड हीमोग्लोबिन होती है उसका कलर होता है डार्क ब्लू पर्पल। तो उसकी वही हमें जब अंडर पेरिफेरल पे जस्ट अंडरनीथ द स्किन जिनके पेरिफेरल से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो पास ऑन हो रहा होता है, उसकी वजह से उसी का कलर रिफ्लेक्ट होता है फ्रॉम द स्किन। Cyanosis appears when arterial blood contains more than 5 grams of deoxygenated hemoglobin in each 100 milliliter blood, ठीक है। जब भी deoxygenated blood का लेवल विदिन द सर्कुलेशन 5 ग्राम्स पर 100 मिलीलीटर ऑफ ब्लड से ज़्यादा हो जाता है तो साइनोसिस अपेयर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। साइनोसिस वैसे दो टाइप्स का होता है, एक पेरिफेरल होता है और सेंट्रल होता है। पेरिफेरल जो होता है ना वो वेसोकंस्ट्रिक्शन की वजह से होता है, ठंड वगैरह में ज़्यादा हो जाता है। और सेंट्रल जो होता है ना ड्यू टू एनी अंडरलाइंग लंग डिसऑर्डर या स्पेशली कार्डियक डिसऑर्डर्स में होता है, और उसमें हमारे अंदर की जो मेम्ब्रेन्स होती हैं मुंह की या तो वो ब्लू हो जाती हैं, टंग ब्लू हो जाती है, ठीक है। जो पेरिफेरल साइनोसिस होती है उसमें टंग ब्लू नहीं होती है, सेंट्रल साइनोसिस में टंग भी ब्लू हो जाती है। द पर्सन विद अनीमिया ऑलवेज नेवर बिकम साइनोटिक बिकॉज देयर इज नॉट इनफ हीमोग्लोबिन फॉर 5 grams टू बी डीऑक्सीजनेटेड इन 100 मिलीलीटर ब्लड, ठीक है। एनीमिया में क्या होता है, ऑलरेडी ब्लड का जो है ना वो हीमोग्लोबिन लेवल कम है, तो इतनी हीमोग्लोबिन अवेलेबल ही नहीं होती कि वो 5 grams पर 100 ml से ज़्यादा डीऑक्सीजनेटेड फॉर्म में भी पड़ी हो, ठीक है। तो जितनी भी अवेलेबल होती है वो सारी ऑक्सीजनेटेड ही होती है, इसलिए जो अनीमिक पेशेंट होते हैं वो अमूमन साइनोज नहीं होते। लेकिन एक बंदा जिसकी कि विच हैज एक्सेस नंबर ऑफ आरबीसीज which as it occurs in polycythemia vera, तो देर इज ग्रेट एक्सेस ऑफ हीमोग्लोबिन, ज़ाहिर है उसमें नंबर ऑफ आरबीसी जो है ना वो 67 मिलियन या इससे ज़्यादा होता है, तो उसमें हीमोग्लोबिन लेवल भी ज़्यादा होता है, तो देर इज मोर हीमोग्लोबिन अवेलेबल फॉर बीइंग having a level of deoxygenated hemoglobin more than 5 grams per 100 ml, ठीक है। तो उसमें जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं कि साइनोसिस अपेयर हो जाए, ठीक है। तो एनीमिक पेशेंट जो होते हैं उनमें साइनोसिस यूजुअली नहीं अपेयर होता, बल्कि ये अपेयर होता है इन persons having excess number of RBCs, excess amount of hemoglobin, such as in polycythemia vera, ठीक है। Now, there is another condition which is called hypercapnia. As I have already told you, there is excess carbon dioxide in the body fluid. Yeah, partial pressure of carbon dioxide is increased in the body fluids. ECF में, excess cellular fluid में, ठीक। Hypercapnia is associated with hypoxia only. It is caused by hypoventilation and to some extent hypoxia caused by circulatory deficiency, ठीक है। अब इसमें दोनों चीज़ें होनी चाहिए, खाली हाइपोक्सिया से नहीं हो सकता। इसमें हाइपोक्सिया जो है ना अगर एसोसिएटेड हो, एक तो जो है ना हाइपोवेंटिलेट भी कर रहा है पेशेंट कि उसको ब्रीदिंग भी उसकी प्रॉपर नहीं है, रेस्पिरेटरी रेट कम है, ड्यू टू एनी रीज़न रेस्पिरेशन कम हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अगर सर्कुलेशन में भी ब्लड फ्लो भी कम पूरा नहीं होगा तो जाके हाइपरकेपनिया होगा, ठीक है। क्योंकि अगर ब्लड फ्लो तो पूरा है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना, भले ऑक्सीजन उधर से कम आ रही है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो तो रिमूव हो रही है ना ब्लड फ्लो से। लेकिन होता ये है कि अगर साथ में ब्लड फ्लो भी स्टेगनेंट हो जाए या उसकी स्लो हो जाए तो जो रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यूज जो है ना वो डिक्रीज कर जाती है। सो देयर इज इंक्रीज्ड कंसंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द टिश्यूज, ठीक है। सो हाइपरकेपनिया टू अपेयर उसके लिए दो कंडीशन ज़रूरी हैं, एक तो हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोक्सिया हो, हाइपोवेंटिलेशन हो, और उसके साथ साथ जो ब्लड फ्लो है वो भी स्लो हो या सर्कुलेशन भी स्लो हो, ठीक है। इसको हम सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी कहते हैं। अब होता है क्या है, डिफरेंट लेवल्स होते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे के जिसपे डिफरेंट जो है सिम्टम्स अपेयर होते हैं, डिफरेंट जो है उसकी एबनॉर्मलिटीज होती हैं उसकी वजह से। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है ना वो 60 to 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए, नॉर्मल कितना होता है 40 होता है, ठीक है। अगर ये ज़्यादा हो जाए और 60 to 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए तो डिस्निया बिकम्स सर्वियर। डिस्निया होता है एयर हंगर, डिक्रीज्ड oxygen supply to the tissues leading to difficult breathing. Dyspnea is difficult breathing or air hunger. तो अगर 60 to 75 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेशर तो डिस्निया हो जाता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड 80 से 100 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक चला जाए
द पर्सन बिकम्स लेथार्जिक एंड सेमी कोमाटोज, ठीक है। एक तो वो या तो वो उसको जो है ना चक्कर आ रहे होंगे, वो गिरता पड़ता होगा, या वो कुछ बेहोशी का आलम हो जाएगा उस पर, ठीक है। तो सेमी कोमाटोज स्टेज में चला जाता है, वो अनकॉन्शियस हो जाता है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड राइजेस मोर, पहुंच जाए ये 120 से 150 मिलीमीटर ऑफ मर्करी तक, एनेस्थीसिया यानी मुकम्मल बेहोशी हो जाती है, एंड डेथ कैन रिजल्ट, ठीक है। अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज इंक्रीज beyond 120 to 150 millimeters of mercury, the patient becomes unconscious and may die of hypercapnia, ठीक है। At high levels, vicious cycle increases carbon dioxide by depressing respiratory centers, ठीक है। जब हायर लेवल पे जब ये 120 150 से ज़्यादा होता क्या है, क्यों डेथ हो जाती है, कि एक विशेष साइकिल चला जाता है जो कि एक दूसरे को एनहांस कर रहे होते हैं। यानी अगर रेस्पिरेटरी सेंटर जो है ना वो पहले स्टिमुलेट हुआ है, फिर ज़्यादा हुआ, फिर डिप्रेस हो गया, तो मजीद ऑक्सीजन सप्लाई कम हो गई, मजीद जो है ना कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन जो है ना वो ज़्यादा हो गई विद इन द टिश्यू। और जब ये मजीद ज़्यादा होती है तो रेस्पिरेटरी सेंटर और डिप्रेस हो जाता है, और स्लो रेस्पिरेशन होती है। सो दिस इज विशियस साइकिल दैट गोज ऑन एंड लीड्स टू डेथ, जो कि ऑलरेडी जो सिम्टम्स हैं उनको वर्स करता चला जाता है। नाउ अनदर टर्मिनोलॉजी इज द डिस्निया और एयर हंगर, ठीक है। It is the mental anguish associated with inability to ventilate enough to satisfy the demand of air, ठीक है। यानी एक हमारी मेंटल एक्सरसाइज है, ईगरनेस है हमारी मेंटल के, जो कि विच इज़ एसोसिएटेड विद द कि हम पूरी तरह सांस नहीं ले पा रहे हैं, जो कि हमारी सारी ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को पूरा कर सके। तो एक मेंटल डिस्टर्बेंस हो जाती है, डिफ़िकल्ट ब्रीदिंग होती है, और इसको हम कह देते हैं एयर हंगर या पेनफुल ब्रीदिंग, कि हम इसके सांस लेने की कोशिश कर रहे हैं या ब्रेथलेसनेस हो रही है और वो प्रॉपरली हम वेंटिलेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। दिस इज़ कॉल्ड डिस्निया और एयर हंगर। डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं डिस्निया के लिए। उसमें होता है हाइपरकेपनिया एंड हाइपोक्सिया, ठीक है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन भी ज़्यादा हो अलॉन्ग विद द डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। उसके अलावा मस्कुलर वर्क टू प्रोवाइड एडिक्वेट वेंटिलेशन, यानी इतना ज़्यादा हम मस्कुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, इतना ज़्यादा हम एक्टिविटी है हमारी कि हम उसके अकॉर्डिंगली प्रॉपरली वेंटिलेट नहीं कर रहे, हम हाइपो वेंटिलेशन में चलेंगे। जब भी हाइपो वेंटिलेशन में जाएंगे तो इट लीड्स टू हाइपोक्सिया एंड ऑल्सो हाइपरकैपनिया। द स्टेट ऑफ माइंड कॉल्ड न्यूरोजेनिक और इमोशनल डिस्निया, ठीक है। यानी कि एक जो होती है कि जब स्ट्रेस में या एंग्जाइटी में आप देखिए, जब इंसान ज़्यादा एंक्शस हो जाता है या इमोशनल हो जाता है कुछ, तो थोड़ी देर में वो ब्रेथलेसनेस उसको स्टार्ट हो जाती है। दिस इज कॉल्ड द न्यूरोजेनिक और इमोशनल डिस्निया। सो देयर आर डिफरेंट फैक्टर्स विच लीड टू एयर हंगर और डिस्निया, जिसमें हाइपोक्सिया हाइपरकैपनिया होता है, या मस्कुलर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाए, या कोई एंग्जाइटी या न्यूरोजेनिक या इमोशनल स्टेट हो, उसमें भी डिस्निया या एयर हंगर हो जाता है, ठीक है। नाउ टू कम्बैट ऑल दीज डिफ़िकल्टीज, इन सारी जो है ना हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं उनका सोल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी करते हैं, ठीक है। अब ऑक्सीजन थेरेपी में डिफरेंट मेथड्स हम यूटिलाइज करते हैं। तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक तो ये कि प्लेसिंग द पेशेंट्स हेड इन अ टेंट विच कंटेन्स एयर फोर्टिफाइड विद ऑक्सीजन, यानी एक टेंट होता है जिसके अंदर ऑलमोस्ट प्योर ऑक्सीजन होती है, उसमें हम मरीज का सर उसके अंदर कर देते हैं और उसके अंदर ही ब्रीथ करता रहता है, ठीक है। दूसरा ये होता है अलाउइंग द पेशेंट टू ब्रीथ आइदर प्योर ऑक्सीजन और हाई कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम अ मास्क, या हम मास्क लगा देते हैं और वहाँ से सिलेंडर्स में और ये प्योर ऑक्सीजन होती है, ये ऑलमोस्ट प्योर ऑक्सीजन होती है, तो उससे उसमें वो सांस लेता रहता है। या हम इंट्रानेजल ट्यूब, एक नाक में ट्यूब डाल देते हैं जिसके थ्रू वो प्योर ऑक्सीजन को इनहेल कर रहा होता है, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी मोस्टली जो होती है ना दैट इज नीडेड इन डिफरेंट कंडीशन ऑफ हाइपोक्सिया। अब वो कौन सी कंडीशन है जिसमें के ऑक्सीजन थेरेपी चाहिए होती है, ठीक है। सबसे पहले होता है इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ ब्लड इन द लंग्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रिंसिक रीजन, ठीक है। एक्सट्रिंसिक जो आउटसाइड द लंग्स जो रीजन है, ठीक है। कोई ऐसी रीजन आउटसाइड द लंग्स या आउटसाइड द बॉडी है जो कि डिक्रीज सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द डिफरेंट टिश्यूज कर रही है, ठीक है, विच एज इन द केस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर। ऑक्सीजन थेरेपी इसमें 100% इफेक्टिव होती है कि अगर एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन लेवल या ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम हो जाए
जैसे कि हायर एल्टीट्यूड पे जाके, तो वहाँ पे ऑक्सीजन थेरेपी जो हम दें तो वो 100% इफेक्टिव होती है, ज़ाहिर है कि ऑक्सीजन सप्लाई पूरी हो जाती है। दूसरा हाइपोवेंटिलेशन, कोई भी न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर हो, कोई जैसे कि आपने माइस्थेनिया ग्रेविस पढ़ा है, माइस्थेनिया ग्रेविस में भी रेस्पिरेटरी मसल जो होते हैं ना वो प्रॉपर्ली फिर कंट्रैक्ट नहीं कर रहे होते उसमें, या ये है कि कोई अगर कोई मेल फॉर्मेशन है रिब केज की या कुछ और विच लीड टू हाइपोवेंटिलेशन के प्रॉपर्ली वेंटिलेट नहीं कर पाते लंग्स, तो उन कंडीशंस में भी ऑक्सीजन थेरेपी इज़ यूजफुल बाय डिलीवरिंग 5 टाइम्स मोर ऑक्सीजन इन एल्वेलाई। उसमें भी होता है कि हम उनको ज़्यादा प्रेशर के साथ ऑक्सीजन सप्लाई अगर करें तो उसमें भी ऑक्सीजन थेरेपी हेल्पफुल होती है, ठीक है। यानी पहली कंडीशन ये है कि इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन होगी, उसमें ऑक्सीजन थेरेपी इज़ वेरी यूजफुल। फिर आते हैं पल्मोनरी डिजीजेस। हाइपोवेंटिलेशन कॉज्ड बाय इंक्रीज्ड एयरवे रेजिस्टेंस और डिक्रीज्ड पल्मोनरी कंप्लायंस, कि अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं हो रही है या तो कोई एयरवे रेजिस्टेंस है, कोई जो है ना ब्लॉक है या फिर ट्यूमर है या म्यूकस है, ये प्लग्स बने हुए हैं, वट जो भी रीज़न है जिसमें कि एयरवे ऑब्स्ट्रक्शंस हो रही हैं, तो उसमें एयरवे रेजिस्टेंस भी बढ़ गई है, या कंप्रेशन ऑफ द ब्रोंका या ब्रोंक्यूल्स एज इन एस्थमा, ठीक है, और या डिक्रीज पल्मोनरी कंप्लायंस एक्सपेंसिबिलिटी, लंग्स जो है ना ज़्यादा एक्सपैंड नहीं हो पा रहे, सो इन दोज कंडीशन ऑक्सीजन सप्लाई जो है ना इट इज़ ऑफ देते हैं मगर बट इट इज़ ऑफ लो लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी हम देते हैं, इसमें हाई प्रेशर से नहीं देते। हाई फ्लो कैन डिमिनिश द इननेट वेंटिलेटरी ड्राइव, ठीक है, अगर हम हाई प्रेशर से देंगे तो उसकी इननेट एबिलिटी जो अंदर की उसकी जो है एबिलिटी है टू वेंटिलेट नॉर्मली वो ख़त्म हो जाती है, इसलिए हम लो फ्लो ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं इस कंडीशन में। फिर आता है एबनॉर्मल एल्वेलर वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो, कोई भी कंडीशन जिसमें कि वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो कम हो जाए या ज़्यादा हो जाए। कम हो जाए वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशो तो उसमें क्या होता है, हमारा फिजियोलॉजिकल शंट्स बन जाते हैं कि कुछ ब्लड होता है जो शंट हो जाता है विदाउट बीइंग ऑक्सीजनेटेड, और अगर ज़्यादा हो जाए तो इसका मतलब ये होता है कि हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, ब्लड सप्लाई कम है, तो उसमें हमें फिजियोलॉजिकल डेड स्पेसेस बन जाती है, ठीक है। इन दोनों कंडीशंस में ऑक्सीजन थेरेपी इतनी ज़्यादा यूजफुल नहीं होती क्योंकि हमें अंडरलाइंग कॉज जो है ना उसको ठीक करना होता है, ठीक है। डिमिनिश रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन डिफ्यूजन, कि अगर रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन जो है ना उसके कोई प्रॉब्लम है, वो डीरेंज है या थिक है या उसमें कैपिलरीज फंक्शनिंग नहीं है या एल्वेलर जो है ना वो मेम्ब्रेन वो प्रॉपर्ली नहीं है, जैसे कि हमने देखा है इसमें एम्फीसीमा में एल्वेलर वॉल जो होती है ना वो डिसरप्ट हो जाती है, ठीक है। ऑक्सीजन थेरेपी इज ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस बाय इंक्रीजिंग द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन अक्रॉस द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, ठीक है। अगर हम उसमें ऑक्सीजन जो जितनी भी अवेलेबल नॉर्मल मेम्ब्रेन है, अगर हम उसमें ऑक्सीजन थेरेपी दे देते हैं तो वहाँ से इतनी ऑक्सीजन जो है ना वो सप्लाई हो जाती है विच कैन फुलफिल द डिमांड्स ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। तो दूसरी कंडीशन जिसमें ऑक्सीजन थेरेपी होती है दैट इज अ पल्मोनरी डिजीजेस। तीसरी होती है वीनस टू आर्टेरियल शंट, लेफ्ट राइट टू लेफ्ट कार्डिक शंट्स होते हैं उसमें, ये ब्लड जो है ना वो उसमें डायरेक्ट कम्युनिकेशन जिसको कह देते हैं ना कि सुराख है दिल में, जिसको हम आम जबान में कह देते हैं, जिसमें कि लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट शंट्स बने होते हैं जो कि कंजेनिटली प्रेजेंट होते हैं आफ्टर बर्थ, जिन्होंने क्लोज हो जाना होता है, लेकिन इन सम केसेस सम बेबीज वो ओपन ही रहते हैं जिनको बाद में हम सर्जिकली ट्रीट करते हैं, तो उन केसेस में भी ऑक्सीजन थेरेपी इज़ यूजफुल क्योंकि वो ब्लू हो जाते हैं बच्चे, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड ब्लड के साथ मिक्स हो जाता है। फिर आता है कि इनएडिक्वेट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज बाय द ब्लड, कि कोई भी रीज़न जिससे कि ऑक्सीजन जो है ना वो प्रॉपर्ली टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट नहीं हो रही, उसमें भी हम इसको देते हैं ऑक्सीजन थेरेपी, ठीक है। अनीमिया और एबनॉर्मल हीमोग्लोबिन जो कि हमने पढ़ा है, अनीमिक हाइपोक्सिया, जनरल सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी, या स्लो सर्कुलेशन है या फिर सर्कुलेटरी शॉक वगैरह है, जिसमें हमारा आज तक स्टेगनेंट हाइपोक्सिया, लोकलाइज सर्कुलेटरी डेफिशिएंसी पेरिफेरल सेरेब्रल कॉर्नरी वेसल्स, ठीक है। अगर कोई किसी एरिया की लोकलाइज जो है ना सर्कुलेशन जो है ना वो इम्पेयर हो गई है किसी वजह से, थ्रोम्बस की वजह से, एम्बोलिज्म की वजह से, और ड्यू टू एनी रीज़न, और स्पेसिफिकली उस एरिया की वेजो कंस्ट्रिक्शन हो जाए और वहाँ पे ऑक्सीजन जो है ना प्रॉपर्ली सप्लाई ना आ रहा हो रही हो, तो उस कंडीशन में भी हम इसको ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, ठीक है। The sum of the all causes of the hypoxia, ठीक है। Oxygen therapy is of little importance, though increasing the dissolved form of oxygen transport may be of slight benefit। क्यों होता ये है कि सिर्फ जो है ना इसमें इतनी
देते तो हैं इन कंडीशंस में, जब अनीमिक हाइपोक्सिया वगैरह में ऑक्सीजन सप्लाई देते हैं, लेकिन ये 100% इफेक्टिव नहीं होती, क्योंकि ऑक्सीजन तो ऑलरेडी वैसे भी अवेलेबल है, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी कम हुई भी है ना। तो इन कंडीशंस में जो ऑक्सीजन थेरेपी है, इट इज़ ऑफ लिटिल इम्पोर्टेंस। फिर हम ऑक्सीजन थेरेपी किसमें देते हैं? इनएडिक्वेट टिश्यू कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग, यानी जो टिश्यू लेवल पे है, जिसमें हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया हुआ होता है, ठीक है, पॉइजनिंग ऑफ द सेलुलर ऑक्सीडेशन एंजाइम्स, उस केस में, या डिमिनिश सेलुलर मेटाबॉलिक कैपेसिटी फॉर यूजिंग ऑक्सीजन बिकॉज ऑफ टॉक्सिसिटी, विटामिन डेफिशिएंसी या दूसरे फैक्टर्स, इसमें ऑक्सीजन थेरेपी का कोई है ही नहीं, क्योंकि जब टिश्यू ही यूटिलाइज नहीं कर पा रहा, फिर ऑक्सीजन देने का कोई फ़ायदा ही नहीं होता हमें उसका। अगर सपोज पॉइजनिंग वगैरह है तो हम उसको एंटीडोट देते हैं फॉर द टॉक्सिन्स एंड फॉर द पॉइजन्स एज वेल, तो उसकी एंटीडोट देके पहले हम उसको ट्रीट करते हैं, और उसके बाद फिर इसको जो है हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं, तब उसका कोई फ़ायदा है। अदरवाइज डायरेक्टली हिस्टोटॉक्सिक हाइपोक्सिया में ऑक्सीजन थेरेपी का ना यूज़ नहीं है, ठीक है। ना ऑक्सीजन थेरेपी जहाँ इतनी फ़ायदेमंद है, उसके डैमेजिंग इफेक्ट्स भी तो हो सकते हैं, ठीक है। उसको हम कह देते हैं ऑक्सीजन टॉक्सिसिटी या टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी। When pure oxygen is given for more than 8 hours, there are symptoms of irritation of airway, substernal distress हो जाता है, nasal congestion हो जाती है, sore throat and coughing, ठीक है। क्योंकि ये जो है ना एक्सेसिव जो है ना ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम देते हैं, तो सर्टन जो है ना वो डिरेंजमेंट हो जाती है टिश्यू विद इन द टिश्यूज, ठीक है। वो मैं दिखा दिस वन, दीज आर डिफरेंट कॉजेज मेथड्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी हैं। फिर ये किन किन कंडीशन में यूज़ होती है? इनएडिक्वेट ऑक्सीजन ऑफ ब्लड इन द लंग्स बिकॉज ऑफ एक्सट्रिंसिक रीजंस, बाहर कोई है तो उसमें ये 100% इफेक्टिव होती है। पल्मोनरी डिसऑर्डर्स में किसी में ऑफ लो वैल्यू है, किसी में जो है ना इसकी बहुत इंपॉर्टेंस है, ठीक है। फिर वीनस टू आर्टेरियल शंट्स हैं, जो कि जेनेटिकल डिसऑर्डर्स हैं, उनमें हम दे सकते हैं। फिर इनएडिक्वेट ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट टू द टिश्यूज, इसमें दे सकते हैं, लेकिन उतना इसकी वैल्यू नहीं है। फिर इनएडिक्वेट टिश्यू कैपेबिलिटी ऑफ यूजिंग ऑक्सीजन, कि अगर हम जो है ऑक्सीजन थेरेपी, इसमें इज ऑफ नो यूज़, जो अंडरलाइंग कॉज है जिसकी वजह से टिश्यू जो है ना ऑक्सीजन यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, तो फिर उसको ट्रीट किया जाता है रादर देन गिविंग एक्स्ट्रा ऑक्सीजन, ठीक है। नाउ द टॉक्सिक इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीजन थेरेपी होते हैं कि अगर मोर देन 8 आवर्स दें तो फिर जो है वो सिम्टम्स अपेयर होना शुरू हो जाते हैं, एज द इरिटेशन होना शुरू हो जाती है एयरवेज में, सबस्टर्नल डिस्ट्रेस हो जाता है, यानी कि ये सीने के नीचे हमें डिस्कम्फर्ट फील होती है, नेजल कंजेशन हो जाती है, सोर थ्रोट एंड कफिंग। अगर हम प्योर ऑक्सीजन 24 टू 48 आवर्स दे दें तो जो लंग्स जो हैं उनमें सिस्ट फॉर्मेशन होना शुरू हो जाती है, और जो मैक्रोफेज की एबिलिटी होती है टू किल बैक्टीरिया वो भी कम होना शुरू हो जाती है, और सर्फेक्टेंट सिक्रीशन भी कम हो जाती है। और एक तो उसमें रिट्रोलैंडल फाइब्रोप्लेजिया हो जाता है बच्चों में, जिनको हम एक्सेसिव ऑक्सीजन थेरेपी दे देते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंट जो है ना इसके हैजर्ड्स हैं ऑफ गिविंग ऑक्सीजन फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। जब टिश्यूज दे आर एक्सपोज टू द हाइपोक्सिया, देयर इज उसमें एंजियोजेनेसिस हो जाती है, फिर नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू होती है जब भी हाइपोक्सिया होता है। व्हेन बेबीज आर रिमूव फ्रॉम ऑक्सीजन टेंट, जब बेबीज को पहले टेंट में रखा होता है फॉर एनी रीजन, तो उसको जब निकालते हैं, जब बाय द टाइम दे कम आउटसाइड ऑफ इट, तो जाहिर है उस टेंट के मुकाबले में बाहर हाइपोक्सिक कंडीशंस होती हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उन्हें एंजियोजेनेसिस, नई ब्लड वेसल्स बनना शुरू हो जाती हैं, जिसके वजह से रिट्रोलेंटल फाइब्रोप्लेजिया हो जाता है बच्चों को। और इसको हम देते इस तरह प्रिवेंट इस तरह कर सकते हैं, हम बच्चों को विटामिन ई वगैरह देते हैं, उससे एंजियोजेनेसिस रुक जाती है एक्सेसिव। To prevent toxic effects, we can give hyperbaric oxygen intermittently, like oxygen having pressure of 3 atmosphere for 5 hours, ठीक है। बजाय इसके कि हम कंटिन्यूसली ऑक्सीजन थेरेपी देते जाएं, तो हम उसके लिए हाइपरबैरिक ऑक्सीजन हम यूज़ करते हैं, जो कि वक्फे वक्फे से हम देते रहते हैं, तो ताकि उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स ना आए, ठीक है। सो अनदर कंडीशन इज द आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन हम दो तरीकों से देते हैं, या तो हम रिससिटेटर्स यूज़ करें, जो वेंटिलेटर्स हम यूज़ करते हैं, या टैंक रेस्पिरेटर्स, फिर आयरन लंग के हम उसको टैंक के अंदर रख देते हैं। ये ऊपर देखेंगे, ऊपर रेस्पिरेटर है, ठीक है, रिससिटेटर जिसको हम कहते हैं, और नीचे जो है ना आयरन लंग है, आप देखिए, ठीक है। पहली जो मशीन है मैकेनिक्स, इसमें जो है ना एक शुरू में देखिए एक कंटेनर है जिसमें कि गैस है, बीच में वोल्ट मीटर है, उसमें प्रेशर है, और ये जो है आगे इसमें नेगेटिव या पॉजिटिव प्रेशर हम क्रिएट करते हैं, और आगे मास्क है जो मरीज को लगा दिया जाता है,
ठीक है। अब यहाँ से हम प्रेशर कंट्रोल करते हैं। जब हमने देना है उसको प्रेशर, तो हम यहाँ पे पॉजिटिव प्रेशर यूज़ करते हैं, जिससे कि मरीज जो है ना वो इनहेल करता है। और जब हमने एक्सपायर कराना होता है तो हम यहाँ पे नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे कि वो एक्सपायरेशन हो जाती है। जो एयर लंग है, आप ये देखिए, ये मशीन है जिसमें मरीज को अंदर लिटा दिया जाता है। आप इसके एक साइड पे देखिए तो चेस्ट के ऊपर एक डायफ्राम कॉलर लगा होता है। इसकी इनवर्ड आउटवर्ड मूवमेंट से एक प्रेशर क्रिएट होता है अंदर। जब ये इनवर्ड मूव करता है तो टैंक के अंदर प्रेशर, पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट होता है अराउंड द बॉडी, जिसकी वजह से वो एक्सपायर करता है। और जब ये बाहर की तरफ मूव करता है तो अंदर जो है ना नेगेटिव प्रेशर क्रिएट होता है। नेगेटिव प्रेशर की वजह से पेशेंट जो है वो इनहेल करता है, ऑक्सीजन अंदर लेके जाता है। सो इस तरह से उसकी एक्सरसाइज हम करवाते हैं। रिससिटेटर्स हैव पॉजिटिव प्रेशर सेट एट जो 12 टू 15 सेंटीमीटर वाटर, हम जो ऊपर दिखाया है उसमें पॉजिटिव प्रेशर 12 टू 15 सेंटीमीटर वाटर तक हम लेके जाते हैं, जो कि एंड फॉर हायर और इससे ज़्यादा हम ले जाते हैं। फॉर नॉन कंप्लाइंट जो डिजीज लंग्स होते हैं उनके लिए हम इससे ज़्यादा भी प्रेशर ले जाते हैं, पॉजिटिव प्रेशर, ताकि वो अंदर इंस्पायर कर सकें। जबकि आयरन लंग जो है ना उसमें नेगेटिव प्रेशर अंदर क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से वो इंस्पायर करता है और अंदर हम -10 से -20 तक हम सेंटीमीटर वाटर तक का प्रेशर क्रिएट करते हैं, जिससे वो इंस्पायर कर। और पॉजिटिव प्रेशर जिससे उसने एक्सपायर करना है वो 0 टू +5 तक हम लेके जाते हैं सेंटीमीटर वाटर। Positive pressure by resuscitator can reduce cardiac output, and pressure of +32 centimeter of water for few minutes can cause death because of inadequate venous return। ठीक है, पॉजिटिव प्रेशर भी हम एक हद तक लेके जाते हैं, नॉट मोर देन +5 सेंटीमीटर ऑफ वाटर, क्योंकि बाहर से जो है ना अगर हम रिससिटेटर के थ्रू पॉजिटिव प्रेशर देंगे बाहर से तो लंग्स की कार्डिक आउटपुट कम हो जाती है। अगर हम प्रेशर जो है ना वो +30 से ज़्यादा कर देते हैं तो वीनस रिटर्न बिल्कुल ही कम हो जाता है और डेथ कैन रिजल्ट। ठीक है, तो ये उसके जो है ना हैजर्ड्स हैं ऑफ द ऑक्सीजन। सो ये अगर हम मशीन यूज़ भी करते हैं फॉर द रिससिटेशन, फॉर द वेंटिलेशन एंड फॉर हेल्पिंग द पेशेंट, तो उसको भी हम अंडर कंट्रोल्ड कंडीशंस करते हैं। ठीक है, सो वी हैव डिस्कस्ड टुडे hypoxia, different types of hypoxia. Then their description: arterial or hypoxic hypoxia, anemic hypoxia, stagnant or ischemic hypoxia, and the cystotoxic hypoxia. किन कंडीशंस में होता है, क्या होता है इनमें, वो सब। ठीक है, फिर हमने देखा एस्फिक्सिया, जो बिल्कुल दम घुट जाता है स्ट्रैंगुलेशन वगैरह से, तो वो। फिर होता है साइनोसिस, ब्लूनिश ऑफ द स्किन, जब 5 ग्राम्स परसेंट या 5 ग्राम्स पर 100 ml ऑफ द ब्लड से में उसकी डीऑक्सीनेटेड ब्लड इस अमाउंट से ज़्यादा हो जाए तो वो साइनोसिस होना शुरू हो जाती है। पेरिफेरल सेंट्रल होती है और ये पॉलीसाइथीमिया वगैरह में होती है। एनीमिया में बहुत कम चांस होते हैं कि साइनोसिस। हाइपर कैप्निया इज अ कंडीशन जबकि हाइपोवेंटिलेशन भी हो और स्लो ब्लड फ्लो भी हो, तो दोनों कंडीशन मिलती है, हाइपोक्सिया, हाइपोवेंटिलेशन एंड स्लो, तो दैट लीड्स टू हाइपर कैप्निया की कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। फिर डिफरेंट लेवल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन है कि किस कंडीशन में क्या होता है। 60 टू 75 मिलीमीटर मर्करी पे डिस्निया जो होता है ना वो ज़रा सवेयर हो जाता है। जब 180 टू 100 पे जाए तो पेशेंट लेथार्जिक होता है, सेमी कोमाटोज हो जाता है। 120 टू 150 से ऊपर चला जाए तो एनेस्थीसिया, डेथ हो जाती है। डेथ होती है क्योंकि विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है इतने लेवल पे, विच लीड्स टू डेथ। फिर डिस्निया और एयर हंगर होती है जो कि डिफिकल्ट ब्रीदिंग होती है, जो कि हाइपोक्सिया हाइपरकैप्निया होते हैं। मस्कुलर वर्क अगर ज़्यादा हो, मोर देन द वेंटिलेशन, या कोई एंग्जाइटी या इमोशनल स्टेट हो, उसमें ऑक्सीजन थेरेपी है वो डिफरेंट कंडीशन में देते हैं। या हम उसको टेंट पे रखते हैं, या हम उसको मास्क लगा देते हैं, या हम उसको इंटरनेजल ट्यूब से करते हैं। ठीक है, डिफरेंट कंडीशन होती हैं जिसमें हम ऑक्सीजन थेरेपी देते हैं। इनएडिक्वेट ऑक्सीजनेशन ऑफ द ब्लड, जो कि हम जैसे हाइपोक्सिक हाइपोक्सिया वगैरह में, उसमें इसका 100% रिजल्ट है। पल्मोनरी डिजीज होती है, किसी भी कंडीशन से हाइपोवेंटिलेशन हो रही है कुछ है तो उसमें डिफरेंट कंडीशन में यूजुअली इट इज़ ऑफ लो इम्पोर्टेंस, लेकिन इट हैज़ सम सिग्निफिकेंस। वीनस में लेफ्ट टू राइट शंट वगैरह जो होते हैं उसमें भी इसकी थोड़ी सी वैल्यू है, बट हम देते ज़रूर हैं क्योंकि ब्लू हो जाता है बेबी। ठीक है, और अगर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ठीक ना हो तो उसमें भी इसकी थोड़ी सी लो ही होती है, इसकी इतनी वैल्यू नहीं है। बट हिस्टोटॉक्सिक में तो बिल्कुल इसकी कोई नहीं, जिसमें कि टिश्यूज जो है ना वो यूज़ कर ही नहीं रहे ऑक्सीजन। ठीक है, टॉक्सिक इफेक्ट्स में आ जाता है कि वो हम ज़्यादा पर लॉन्गर पीरियड्स ऑफ टाइम लेते रहें तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स होना शुरू हो जाते हैं ऑन द एयर पैसेजेस और लंग्स वगैरह में। और इसको कम्बैट करने के लिए, इसको प्रिवेंट करने के लिए हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे देते हैं इंटरमिटेंटली। ठीक है, वक्फे वक्फे से हम देते रहते हैं।
रिससिटेटर्स और टैंक रेस्पिरेटर्स हम यूज करते हैं फॉर आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन, उसके अपने एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस। ठीक है, एनी क्वेश्चंस इफ यू हैव, आई एम हियर फॉर यू। Okay, now this it's all for today's lecture. Hope you have gone through it और अब कुछ समझ भी आ गया होगा। एक दफ़ा आप लोग पढ़ लिया करें so that कि ये उसी वक्त ही आपको याद हो जाए। ठीक है, एंड थैंक यू सो मच। आई सी यू इन द ऑन मंडे। और उसमें जो है ना, हम कुछ अगर कोई प्रीवियस के होंगे वो टॉपिक्स जो मैं HOD से डिस्कस कर लूँगी। अगर हम उसमें कुछ थोड़ी सी रिविजन को करवा सकते हैं तो फिर मैं उसमें आपको थोड़ा सा, अगर कोई टॉपिक होंगे ऐसे, आई डिस्कस विद हर, वो हम उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे, कुछ नए टॉपिक्स देख लेंगे। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। थैंक्स अ लॉट। अल्लाह हाफिज़।